ब्लड प्रेशर। आप ब्लड प्रेशर को बड़े हल्के में लेते हैं और आज भी बहुत बड़ी आबादी उन लोगों की है जो ये मानते हैं कि ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है ही नहीं, और कई लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी इतनी ख़तरनाक हो चुकी होती है कि उसकी वजह से उनकी किडनीज असरअंदाज हो चुकी होती हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये ब्लड प्रेशर कब उनकी किडनीज के साथ छेड़छाड़ कर गया है। मेरे साथ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नजमुस साकिब हैं। इनसे बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ब्लड प्रेशर इंसान को कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या सिम्टम्स हैं कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर क्या करना है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर अगर हम एक लेमेन्स टर्म में बात करें, एक आम आदमी की ज़ुबान में बात करें, तो ये वो प्रेशर है जिस प्रेशर के अगेंस्ट हार्ट को आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना है। तो कितना प्रेशर एक हार्ट को जनरेट करना पड़ता है कि वो इंसान की बॉडी में जिस्म के अंदर जो है खून के सर्कुलेशन को इफ़ेक्टिव बना सके, तो वो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर जो है इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, जो कि तमाम इंसानों के अंदर इसकी रेंज जो है 120-80 बताई जाती है। तो इस रेंज के अंदर ब्लड प्रेशर रहता है। बट जो हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो वेसल्स होते हैं, आर्टरीज़ होती हैं, वो अपना इलास्टिसिटी जो होता है उसका कितना स्ट्रेच होता है, वो इलास्टिसिटी को एज अ प्रोसेस ऑफ एजिंग लूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वेसल स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं तो जो प्रेशर पहले जनरेट करना पड़ रहा था हार्ट को ताकि इफ़ेक्टिवली ब्लड को सर्कुलेट कर सके, अब वो फोर्स जो है या वो रेजिस्टेंस जो आर्टरीज प्रोवाइड कर रही थी वो इंक्रीज़ हो गया, तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। वंस ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए तो इसकी रेंजेस हैं, जब ये 120 से 130 जाएगा, 140 जाएगा, फिर फाइनली इट विल गो बियॉन्ड 150। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन होती है जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जिससे आपने कहा उसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट एक मिसाल है। एक नौजवान यहाँ से चंडीगढ़ जाता है। चंडीगढ़ जाने के बाद वो टेस्ट करवाता है अपना, और टेस्ट में वो यही कहता है जनाब मुझे सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी। डॉक्टर कुछ टेस्ट करने के लिए उसको कहता है। जब उसके टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि दोनों किडनियाँ उसकी जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। अब मेडिकल टर्म्स में वो क्या कुछ कहा गया चूँकि वो मुझे इसके याद नहीं है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो दोनों किडनियाँ ख़राब हुई हैं, डॉक्टर्स ने उसको ये डायग्नोस करके बोला कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, कभी आपने चेक नहीं करवाया, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, अब इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था और पेशेंट की एज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने मुझे नहीं बताई। पेशेंट बहुत यंग है, आप यूँ समझिए 40s में पेशेंट है। 40s में है, तो हाँ 40s एक ऐसी एज है जहाँ पे ब्लड प्रेशर होना कोई एबनॉर्मल सी बात नहीं। हाई ब्लड प्रेशर ये इसी एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। आफ्टर 35, आफ्टर 30 इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। बट इतना हाई ब्लड प्रेशर रहा और पेशेंट को कोई सिम्टम्स महसूस नहीं हुए और किडनीज दोनों ख़राब जिसे कहते हैं हो गई, तो ये पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली, येस, डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लड प्रेशर कितनी देर से पेशेंट को था और उसने उसके ऊपर क्या मेडिकेशंस ली और कोई उसने कहीं पेन किलर्स तो नहीं खाए, कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं किया। ये सब चीज़ें जो है किडनीज़ को जो है डैमेज कर देती हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई मेडिसिन खाया भी नहीं, क्या ये भी पॉसिबल है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं लेकिन आपको खबर ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाता है तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो सिस्टम होता है, जिस तरह के एक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उसको जज करना शुरू कर लेते हैं कि प्रेशर्स आर गोइंग अप। तो हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, इतना इंटेलिजेंट यूनिट बनाया है गॉड ने, इट्स सच अ ब्यूटीफुल क्रिएशन कि उसके अंदर जो है वो उसको एडजस्टमेंट्स कर लेती हैं ताकि इंसान को तकलीफ़ ना हो सके और बाकी तमाम जो चीज़ें पैरामीटर्स जो हैं कंट्रोल रहें। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि वो आपका एक नॉर्म बन जाए। आप समझ रहे हैं, जैसे पहले 120-80 आपका एक नॉर्म होता था, माने परसिस्टेंटली प्रेशर्स जो हैं दे आर रिमेनिंग इन द रेंज ऑफ 150-160, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि दिस इज़ द न्यू नॉर्म। और रेगुलेटरी सेटअप जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, मल्टीपल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आर्टरीज़ के अंदर होते हैं, आर्टरीज़ की बाइफर्केशन पे होते हैं, ब्रेन में होते हैं, तो वो जब परसिस्टेंटली उस सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं तो वो एक नया नॉर्म बन जाता है। तो हाँ, आपको कोई सिम्टम नहीं भी हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर प्रेजेंट्स विद सम सिम्टम्स, बिल्कुल ऐसा होता है। एक चीज़ मुझे और बताइएगा डॉक्टर साहब, कई लोग शिकायत ही करते हैं, कहते हैं जी कि मेरे ये जो सर का पिछला हिस्सा है इसमें यहाँ गर्दन तक जो है मुझे दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जब वो चेक कराते हैं कहते हैं जी मुझे बीपी की दिक्कत हो रही है। उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब यहाँ से बहुत दर्द हो रही है। ठीक है, क्या ये कुछ सिम्टम्स हैं या इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है
और अगर वो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो फ़ौरन आपको अपने आप को चेक कराना है कि कहीं आप बीपी आपका बढ़ तो नहीं रहा। हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स में हेडेक एक बहुत कॉमन सिम्टम है। हेडेक फ्रंटल लोब में या फ्रंटल में, बैक साइड में भी हो सकता है। इट कैन बी प्रेजेंट इन द बैक साइड। आपके मसल्स आपको स्ट्रेच से लगेंगे एंड यू एट टाइम्स आपको ये महसूस होगा कि जो है खून का दौरा जो है, आप कानों के सामने से कभी कभार आवाज़ भी सुनते हैं कि वो कॉमन, दैट इज़ कॉमन इन द एल्डरली पीपल, जिसे टिनाइटिस कहते हैं, वो सुनाई देता है। जकड़न सा लगता है, पूरा गर्दन के मसल्स आपके जकड़ से गए हैं, ऐसा महसूस होता है। या इसके अलावा आपका ये सिम्टम भी हो सकता है कि आप चल रहे हैं तो चलने पे धड़कन बहुत तेज़ महसूस हो रही है, या चलने पर आपका जो है सांस फूल रहा है। अगर बीपी बहुत हाई रेंज में होगा तो आपको इनफैक्ट चेस्ट का पेन भी एक सिम्टम हो सकता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है। उसके अलावा किडनी के सिम्टम्स ये हैं, जो किडनी के डैमेज के बारे में आपने बोला। अगर आपको बार बार रात को यूरिन आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा था, आपको पहले मालूम था लेकिन आपने उसको इग्नोर किया, रात को बार बार यूरिन आ रहा है आपका, तो ये भी एक सिम्टम है कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर था इसने अब आपके ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर दिया है। और किडनी की डैमेज का इनिशियल साइन यही होता है, रात को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज़ हो जाती है और आपका जो है यूरिन इनिशियली बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, और जब आप एंड स्टेज पर पहुंच जाएं तो फाइनली किडनीज़ जो है यूरिन प्रोड्यूस करना ही बंद कर देती हैं, कि जिसको हम ये कहते हैं साइंस की ज़ुबान में कि आपकी किडनी शट डाउन हो गया। एग्जैक्टली वो यही होता है, उसको मेडिकल टर्म्स में सीकेडी कहते हैं। सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है, और हाई ब्लड प्रेशर उसका एक सबसे बड़ा लीडिंग कॉज है। ना सिर्फ किडनीज़ की डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन जो है, वो हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। उससे आपकी आंखें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें हाइपरटेंसिव आई चेंजेस होती हैं, जो कि एक आंख का डॉक्टर अगर आपकी आंख के अंदर देखे तो आपको बता देगा कि इस ग्रेड की डिजीज़ आपकी आंख में आ गई है। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे कॉमन रीज़न फॉर हार्ट अटैक, इट्स नन अदर देन हाइपरटेंशन। सो ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक का सबसे बड़ा और सबसे कॉमन कॉज होता है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ब्लड प्रेशर का रेंज क्या है? किस रेंज में आप ये कहते हैं कि आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, किस रेंज में आपको लगता है कि दवाई खाना ज़रूरी है? और क्या ये मान के चला जाए कि सारी आबादी को ब्लड प्रेशर है, या ये भी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और बाकी सारी आबादी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं है? बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग जब पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार एक रीडिंग हाई आ जाती है और उनको दवाइयों पे शुरू किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा टाइम लूँगा, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को सुन पाएंगे। सो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपके ब्लड प्रेशर की पहले डेफिनेशन क्या है, अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है 120 से ऊपर 139 की रेंज तक जा रहा है, और डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टोलिक जो कि एंड डायस्टोलिक कंपोनेंट होता है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 120 टू 139 की रेंज में जा रहा है तो दैट इज़ अ प्री हाइपरटेंशन स्टेज। मतलब कि आप हाइपरटेंसिव स्टेज की तरफ जा रहे हैं और नीचे 86 आ रहा है, कभी बीपी कभी 86 कभी 89 आ रहा है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका परसिस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर इतना शो अप हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। आपको अपनी जीने का जो तरीका है उसके अंदर सुधार लाना है। सुधार में क्या है, सबसे पहले आपका खाना पीना, खाने पीने में अपने सॉल्ट के इंटेक को डिक्रीज़ कीजिए। और आई वुड वांट माय व्यूअर्स टू ऑल ऑफ देम टू रीड अबाउट द डैश डाइट एंड द मेडिटेरेनियन डाइट, जिसके अंदर आपका प्रिडोमिनेटली फ्रूट्स का इंटेक है। सिट्रस फ्रूट्स आपने इनिशियली ले लिए, लो सॉल्ट डाइट ले लिया, 2.3 ग्राम से आपका सॉल्ट का इंटेक दिन में कम होना चाहिए। और उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कि 45 मिनट्स का वॉक आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप ये कर लेंगे तो ये सारी चेंजेस रिवर्स हो जाएंगी। तो फिर दूसरी स्टेज आती है जब आपका ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर चला गया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका जो है मोर देन 90 चला गया, तो आप हाइपरटेंसिव, फ्रैंक हाइपरटेंसिव स्टेज में आप डायग्नोज हो गए, यू आर अ हाइपरटेंसिव पेशेंट, मोर देन 140-90 ब्लड प्रेशर रह रहा है। देन अगेन अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, माने कि आप जैसा इंसान या मुझ जैसा इंसान जो अभी यंग है कंपैरेटिवली, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये हमारा ब्लड प्रेशर है, सो डोंट गेट पैनिक्ड। आपकी पहली रीडिंग के ऊपर आपको अगर आपके कोई दूसरे रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, व्हाट आर द अदर रिस्क फैक्टर्स? ना आपको कोई हार्ट की डिजीज़ है, मतलब आपको कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है, कोई स्टेंटिंग नहीं हुई है, स्ट्रोक नहीं हुआ है पास्ट में, कोई किडनी की डिजीज़ नहीं है, आप डायबिटिक भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल दवाई नहीं खानी। पहले हर इंसान को, हर डॉक्टर को 3 to 6 मंथ्स का ट्रायल देना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का। जब 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के ट्रायल के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद इंसान जिसको रिस्क फैक्टर्स नहीं थे, उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, देन दैट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू इंटरवेंशन मेडिकली। आपने उसको दवाई शुरू कर देनी है जिससे दवाई वो कंट्रोल करेगा। और दवाई के लिए भी देयर आर क्लियर कट गाइडलाइंस दैट एवरी डॉक्टर हैज़ टू स्टे अपडेटेड। हर डॉक्टर को वो गाइडलाइंस को, क्योंकि हाइपरटेंशन पे बहुत रिसर्च होती है, एवरी ईयर यू हैव न्यू गाइडलाइंस। तो जो रिकमेंडेड ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स में से कोई भी एक ड्रग जो उस पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट होगा वो शुरू किया जाए। देन
देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिसका ब्लड प्रेशर आपने देख लिया, एक पेशेंट आपके पास आता है उसमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, उसको हार्ट अटैक भी हो रखा है, या कोई पेशेंट है जिसको स्ट्रोक हो गया था, या कोई पेशेंट है जो डायबिटीज़ है जिसको डायबिटीज़ का कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, तो फिर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए उतना वेट नहीं करेंगे, बिकॉज यू डोंट वांट कि इसकी जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी इतनी सारी एग्रीवेट हो जाए, तो यू स्ट्रेट अवे उसको जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और हर सबसेट के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग है जो कि पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, तो एक डॉक्टर जो है वो अकॉर्डिंगली उस पेशेंट को मेडिकेशन स्टार्ट कर लेगा और उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। नाउ कमिंग टू द रेंज, आपने कितनी रेंज का ब्लड प्रेशर रखना है, तो एक कॉमन मासेस के लिए, ताकि आप सब अवेयर हो जाएं, आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे जिनको हार्ट की डिजीज़ है, कोई होगा जिनको स्ट्रोक हो रखा है पास्ट में, या डायबिटिक होंगे। सो अगर पेशेंट विद दीज कोमॉर्बिडिटीज़, उनके लिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर जब हम कंट्रोल करें इट शुड स्टे बिलो 130/85। ठीक, 130/85 के नीचे अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रह रहा है, तो आप एक अच्छे कंट्रोल जोन में आ रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होनी थी हाइपरटेंशन से जिससे कि दोबारा स्ट्रोक हो सकता था, दोबारा हार्ट अटैक हो सकता था, उसकी प्रोपेंसिटी, उसकी चांसेस जो हैं दैट कम डाउन, वो कम हो गए। अगर आप दवा भी खा रहे हैं उसके बावजूद आपका बीपी 150/90 रह रहा है, 160/90 रह रहा है, मोर देन 140/90 रह रहा है, तो आपका दवा खाना जो है वो उतना आपको मुफीद आपके लिए नहीं रहेगा जितना कि इस रेंज के अंदर रहेगा। सो फॉर अ पेशेंट विद स्ट्रोक, जिनको स्ट्रोक हुआ है, टारगेट रेंज शुड बी लेस देन 130/85। और एक्यूट स्ट्रोक में नहीं, एक्यूट स्ट्रोक में स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। और जिनको हार्ट डिजीज़ हो उनके लिए भी लाजमी है कि 130/80 की रेंज से नीचे उनका ब्लड प्रेशर रहे। और जो पेशेंट डायबिटिक हैं, बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं, हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है फैमिली में, उनके लिए भी ये चीज़ लाजमी है कि ब्लड प्रेशर इतना रहे। अब एक स्पेशल सबसेट आता है एल्डरली पीपल, हाँ, जिनकी उम्र जो है 50-60 से ज़्यादा है। तो उसके ऊपर कई सारी रिसर्च हुई जिसके अंदर स्टडीज़ में हुआ कि एग्रेसिव कंट्रोल किया जाए या लीनियंट थोड़ा रहा जाए। तो अभी जो कंसेंसस है वो यही है तमाम रिसर्च स्टडीज़ का, कि अगर हम उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें, मतलब हम बुज़ुर्गों के लिए 140/90 की रेंज को भी एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। इफ़ इट इज़ एनीथिंग बिलो 150 उसको हम एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। बट अभी कुछ आई हैं स्टडीज़ जो कहती हैं कि नहीं, एग्रेसिव कंट्रोल भी कर लो तो कोई उतना फ़र्क नहीं है, बट स्टिल फॉर टाइम बीइंग, क्यों, रीज़न क्या है कि अगर आपने बहुत एग्रेसिव बीपी कंट्रोल कर लिया तो उससे जब पेशेंट खड़ा होता है, ये बुज़ुर्गों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, आप अक्सर सुनेंगे, बोलेंगे हमने खड़े उठने पर हमें चक्कर आ गए, ये आपने काफ़ी कॉमन सुना। क्योंकि हमने एग्रेसिवली बीपी कंट्रोल कर लिया, और जो रिफ्लेक्सेस थे अंदर बॉडी के नेचुरल जो कंट्रोल करते थे उस चीज़ को, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, वंस वी गेट अप बीपी कम्स डाउन। बट अगर वो बीपी 10 mm मर्करी से ज़्यादा डिप कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रीटमेंट जो है, यू आर ओवर ट्रीटिंग द पेशेंट, और वो ऑर्थोस्टेटिक ड्रॉप जो है, पेशेंट गिर सकता है, सर में चोट लग सकती है, तो आप बीपी कंट्रोल कर रहे थे और आपने और कोई दूसरी प्रॉब्लम उनको गिफ्ट कर ली। सो आई वुड रिकमेंड माई कलीग्स जो चाहते हैं कि वो इस बारे में कोई जानकारी लें, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा जो डॉक्टर्स पेरिफेरी में बैठे हैं, बी अ बिट लीनियंट फॉर द एल्डरली पीपल, बहुत ओवर्टली एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। 140/90 इज़ फेयरली एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर देम। जैसे आपने कहा 140/90 एक्सेप्टेबल रेंज है। अब एक और बड़ा अहम सवाल है ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ, वो ये है कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपने दवाई तो दे दी, लेकिन क्या दवाई से ही होगा, या दवाई के साथ में अगर आप एक्सरसाइजेज, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम आए आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको कहे जनाब आपकी बीपी की दवाई बंद होती है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, या ये मान के चला जाए कि एक बार आपने दवाई शुरू कर दी फिर ये ताउम्र जब तक आप ज़मीन पर हैं तब तक आपको दवाई खानी है? सर सब कुछ, ये बहुत इंटेलिजेंट सवाल किया है आपने, आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। अगर हम अपना दारोमदार सिर्फ दवा पे रखें तो वो दवाई रहेगी। अगर हम लाइफस्टाइल को अपनी प्रायोरिटी बनाएं तो ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेरे फॉलोअप में आते हैं यहाँ पे, जिनकी मेडिकेशंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने टेपर भी किया है, और कई सारे लोगों की दवा हमने बंद कर दी है। मैं एक स्टोरी छोटी सी बताऊंगा हमारे एक कलीग की, ही वाज डॉक्टर, ही इज़ इन दिल्ली राइट नाउ, डॉक्टर अमित उनका नाम है। मैं उनको क्यों बताना चाहता हूँ उनका नाम, क्योंकि ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ही लॉस्ट हिज ब्रदर टू स्ट्रोक, एंड व्हेन ही वाज विद अस आज से 4 साल पहले, ही वाज ओवरवेट, हिज बॉडी वेट वाज अराउंड 120, और उनको तमाम तरह की बीमारियां जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, उनका यूरिक एसिड हाई था, शुगर हाई होना शुरू हो गया था, ब्लड प्रेशर, 3 मेडिकेशंस लेके उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था। सो वन डे ही कमिटेड कि मैंने सिर्फ आज से अपनी लाइफस्टाइल को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। ही लॉस्ट नियरली 40 kgs ऑफ वेट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months, और राइट नाउ उनका शुगर भी ठीक है, वो कोई बीपी की दवाई नहीं खाते हैं,
और बिल्कुल बिना किसी दवा के वो अपने आप को उनने बिल्कुल ठीक रख रखा है, बट उसके पीछे एक मेहनत है जो कि लाइफस्टाइल है। और हम सबसे ज़्यादा इग्नोर अपने हेल्थ को ही करते हैं बाय अडॉप्टिंग बैड लाइफस्टाइल। आज का लाइफस्टाइल क्या है? मोबाइल्स पे फ़ोन टाइम पे अपना टाइम स्पेंड करना, फिजिकल एक्टिविटी इज़ ऑलमोस्ट निल। सो फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और धीरे धीरे अच्छा आपका डॉक्टर जो होगा वो आपकी मेडिकेशन से भी आपको जो है टेपर कर सकता है। बट कुछ सबसे टफ पेशेंट्स ऐसा होता है जिनके अंदर इनहेरेंट ही ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जहां पर आप ये कह सकती हैं जेनेटिक है, कुछ किया नहीं है जा कि सकता। आप बहुत ज़्यादा, हाँ तब भी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर ने अपनी जो है नुकसान जो है पहुंचाना ही पहुंचाना है अगर हम उसे कंट्रोल ना करें। तो अगर किसी केस में हमें ऐसा लग रहा है कि लाइफस्टाइल के बावजूद भी हम पूरी तरह से दवा को हटा नहीं पा रहे हैं, बट एटलीस्ट वी आर एबल टू डिक्रीज द डोज ऑफ द मेडिकेशन, मतलब डबल ड्रग कॉम्बिनेशन पे पेशेंट था, अब उसको हमने सिंगल ड्रग पे कर लिया। मेरी प्रैक्टिस में ये बहुत कॉमन चीज़ है। जो पेशेंट्स इस एडवाइस को फॉलो करते हैं, मैं ग्रेजुअली उनकी दवा को टेपर करना शुरू कर देता हूँ। जैसे आपने कहा, अब एक और तबका है जी, बड़ा खतरनाक तबका है, नौजवानों का तबका है। वो तमाम बच्चे जिनकी उम्रें 24-25 साल के करीब करीब हैं, 15 साल से लेकर 25 साल तक का ये जो सबसेट है, इसको लेकर आपसे जानना चाहूँगा। इनके जहन में एक चीज़ बैठ गई है कि फिलहाल वेट बढ़ जाए कोई बात नहीं, फिलहाल थोड़ा क्या कहते हैं खा पी लें, फिलहाल ज़िंदगी को अच्छा जी लें, तो देख लेंगे 30 साल के बाद जो है फिर वेट भी कम करेंगे, फिर ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। मुझे बताइए, क्या ये मान के चला जाए कि जब तक आपकी उम्र छोटी है आप बीपी के मरीज नहीं हो सकते, जब तक आपकी उम्र छोटी है तब तक आपको स्ट्रोक नहीं हो सकता, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हो सकती जब तक आपकी उम्र छोटी? क्या ये मान के चला जाए आज के टाइम के हिसाब से, और जो लेवल ऑफ स्ट्रेस हमारा है वो कितनी जल्दी एक यंगस्टर को भी बीपी पेशेंट बना सकता है? तो सर, आपकी जो एज होती है वो दो तरह की एज होती है। एक तो आप जो दिखते हैं वो आपकी दिखने वाली, और एक आपकी फिजियोलॉजिकल एज है। फिजियोलॉजिकल एज आपकी वो एज है जो आपकी अंदर से आर्टरीज और आपके ऑर्गन्स की एज है, वो किसी को नज़र नहीं आती। वो तभी हम देख सकते हैं अगर हम कोई एडवांस इन्वेस्टिगेशंस करें। सो ये जो खाने पीने का ट्रेंड है, एक बड़े ग्रेट डॉक्टर थे यूएस से, ही केम हियर, उनसे सवाल पूछा गया कि ये जो खराबियां हैं सेहत की, ये कब से शुरू होती हैं? सो ही गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। कहते हैं कि माँ के पेट से जब आप होते हैं उसी दिन से शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी माँ ख़राब खाना खाएगी तो वो ब्लड ब्रेन, उसका आपका बैरियर जो है, प्लासेंटा बैरियर है, उसको क्रॉस करके आप तक पहुँच जाएगा। सो मैंने इस चीज़ को बाद में सोचा, और मैं सोचा कि हाँ देखिए कितनी ब्यूटीफुल बात बोली उन्होंने कि आपकी कोई ऐसी एज नहीं है जहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप ख़राब लाइफस्टाइल को ही अपना सब कुछ बना लें तो प्रॉब्लम्स जो हैं कभी भी आ सकती हैं। अब ब्लड प्रेशर इन द यंग एज ग्रुप, अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अब टॉपिक से और थोड़ा सा, ताकि इसको और वाज़े तौर पे बयान कर सकूं कि एक दो तरह की हाइपरटेंशन होती है। एक एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है जो कि एक्सपेक्टेड है। अगर आपका मेरा बीपी अभी बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे हाँ स्लाइटली हम एज की स्टेज पर हैं कि बीपी हमारा बढ़ भी सकता है, ये टाइम है। बट अगर एक 15 साल का बच्चा आ जाए, 16 साल 18 साल का बच्चा आ जाए हमारे पास और उसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसका सोल्यूशन इज़ नॉट द मेडिसिन, बट यू हैव टू लुक फॉर द सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। इसको मेडिकल टर्म्स में सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन होती है जो प्रॉब्लम कहीं और है, वो कहीं और प्रॉब्लम है, उसका मैनिफेस्टेशन एक है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो उसमें ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर किडनी की आर्टरी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो किडनी एक ऐसी चीज़ है, अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो किडनियाँ ख़राब होंगी, और अगर किडनियाँ ख़राब होंगी तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो इसके दो तरफा रिलेशनशिप है। किडनीज़ के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रीनल, उसके अंदर ट्यूमर्स होते हैं जिसको फेयोक्रोमोसाइटोमास कहते हैं। बड़े सारे यंग बच्चे आपने देखे होंगे, बड़े सारे तो नहीं, एक लिमिटेड नंबर होता है जो कहते हैं कि हमारी धड़कन अचानक तेज़ हो जाती है, सर फटने को आ जाता है, दर्द हो जाता है, और हमारा ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो जाता है। तो जब हम उनको इवेल्युएट करते हैं, ऐसा नहीं कि दवा दे दी, हमने इवेल्युएट किया तो पता लगा इनको फेयोक्रोमोसाइटोमा है। एक मेरा अभी प्रैक्टिस का केस बता रहा हूँ जो कि बहुत जगहों से घूम फिर के आ गया था बच्चा। ही हैड अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ फिजिक, कि ऊपर वाली बॉडी उसकी जो है काफ़ी बनी डेवलप्ड थी और लोअर लिम्स उसकी जो है बड़ी पतली सी थी। तो जब ऐसा पेशेंट आपके पास आता है, जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो काफ़ी ज़्यादा, तो ये कंजेनाइटल डिफेक्ट, मतलब माँ के पेट से एक डिफेक्ट होता है जैसे कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं। मतलब एओर्टा जो है जहाँ पे ब्लड को जाना है, मैंने आपसे क्या कहा, ब्लड प्रेशर वही प्रेशर है जो हार्ट पंप कर रहा है आपके बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो कुछ बच्चों का एओर्टा सुगड़ा हुआ होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। उस बच्चे का बचपन से ही एओर्टा सुगड़ा हुआ था, जिसके कारण नीचे तो खून नहीं पहुँच पा रहा था, बट ऊपर वाले हिस्से में ब्लड सप्लाई बहुत था। और बच्चे का बिल्ट ऐसा था कि फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आप जिम करते हो, कहता है नहीं। तो व्हेन आई चेक तो ही हैड कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, वी गॉट हिम स्टेंटेड, ही इज डूइंग फाइन, ही इज डूइंग वेल। सो
छोटे बच्चों में जब भी हाइपरटेंशन हो तो लुक फॉर द सेकेंडरी कॉजेज एंड येस, जो आपने कहा कि बैड लाइफस्टाइल अगर आप जिएंगे, यही रीज़न है। मैं यहाँ पे भी अब जब से मैं जम्मू में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लिया है, वन ऑफ माई सीनियर्स इन स्कूल, जो कि मेरे से 1-2 साल ही सीनियर था स्कूल में, आई डिड इज स्टेंटिंग रिसेंटली। सो नो बडी इज़ सेफ। जब तक कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम ना अपनाएं और अपने पैरामीटर्स जो हैं सारे चेक नहीं करें, तो तब तक हम ठीक नहीं रह सकते हैं। और ये देयर इज़ समथिंग विद द जेनेटिक्स इन एशिया। जितना एग्रेसिव हार्ट डिजीज़ इंडियन पॉपुलेशन में है, एशियन पॉपुलेशन में है, उतनी एग्रेसिव हार्ट डिजीज़ अभी यूरोपियन नेशंस में नहीं है। सो हम उनकी तरह का लाइफस्टाइल जो है वैसा नहीं अपना सकते हैं कि बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है, जो कि हमारे बुज़ुर्ग करते थे, इसलिए उनको काफ़ी देर तक जो है कोई दिक्कतें नहीं, लंबी उम्र जीते थे। बट आजकल के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि थिंग्स आर मूविंग सो रैपिडली कि 35 साल तो एक नॉर्म बनता जा रहा है आजकल हार्ट अटैक का। और उसके पीछे यही रीजंस है, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल। सो दीज आर द रीजंस। अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा, ये सब तो हो गया, स्ट्रेस कितनी भयंकर चीज़ है और किस हद तक स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है आपकी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को, बायोकेमिस्ट्री को हिलाने में? सो देखिए सर, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कि हम कोई इस बारे में बात नहीं करता है। और स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारा कॉन्टीन्यूस जब है हार्मोनल रिलीज़ होता रहता है बॉडी में, जो कि हार्ट को एक्साइट करता रहता है। और जब ये हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं इन स्ट्रेस, दे आर नॉट हेल्दी फॉर द हार्ट इन लॉन्ग रन। तो जब हम बार बार हमारा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है और बीपी भी बढ़ रहा है, फ्लो भी बढ़ रहा है, तो वो वेसल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। और जब वेसल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो उसमें एंडोथेलियल डिसफंक्शन और डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, प्लाक, और ये चीज़ें फाइनली इरप्ट होकर हार्ट अटैक भी लाती हैं, किडनीज़ को भी फेल कराती हैं। तो अगर आपका स्ट्रेस आपको लग रहा है कि मैनेजेबल नहीं है, तो यू शुड विजिट योर डॉक्टर। और उसकी भी स्टेजेस हैं। स्ट्रेट अवे स्ट्रेस के लिए मेडिकेशंस हमें स्टार्ट नहीं करनी है, काउंसलिंग करनी है, थेरेपीज़ इन द फॉर्म की डिस्कस किया जाए, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज किया जाए। और हाँ, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। यानी इबादत, आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी समुदाय से हैं, इबादत ज़रूर करें। योगा की फॉर्म में करना है, योगा की फॉर्म में करें। नमाज़ पढ़ के करना है, नमाज की फॉर्म में करें। मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंसान की हेल्थ के लिए। और इसमें एक चीज़ और भी है कि आप गुरुद्वारे जाते हैं, गुरबाणी सुनते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है, रिलैक्स होते हैं। आप मंदिर जाते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, या आप वो घंटियों की आवाज़ें सुनते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। तो अलग अलग तरीके हैं लोगों को। हर जो भी तरीका आप अपनाएं, जैसे भी आपके मन को शांति मिलती है वो तरीका अपनाएं। और ये तरीके आपके फ्रंट लाइन तरीके हैं। दवा जो है दैट शुड बी द लास्ट स्टेप। पहले जो है अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिस चीज़ में भी आप पीस फाइंड करते हैं। बट हाँ, वो पीस सेडेंट्री फिर से मोबाइल पे नहीं होना चाहिए उसमें आपने बिल्कुल शांत रहना है। अपने मोबाइल को, ये ब्लू लाइट वगैरह जो फ़ोन की होती है, ये भी कोई उतनी हेल्दी नहीं है। सो मेडिटेशन करिए, खुश रहिए, वॉक कीजिए, अपनी सेहत को मैनेज कीजिए। और हाँ, बिल्कुल भी मोटापे को अपने से दूर रखिए। मोटापा शुरुआत है, और मोटापा सिर्फ ये नहीं है कि अगर पेट बहुत आगे हो गया हम उसी को मोटापा कहें। देयर इज़ अ इंडेक्स कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स रेशो होता है आपकी हाइट और आपके बॉडी वेट का। अगर वो रेशो आपका 25 से ऊपर जा रहा है तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लैंड अप इनटू प्रॉब्लम्स। और तभी मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि हम एक चीज़ देखें कि स्कूल लेवल पे हम बच्चों की ऐसी ना एक चेकअप किया जाए, एटलीस्ट एट द क्लास 10th लेवल, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जानें और बच्चों का एक ब्लड प्रेशर, उनका वेट का एक बनाएं, ताकि हम स्टडी भी कर सकें और बच्चों को अवेयर भी कर सकें कि यही स्टेज है जहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं। बट वो मैनिफेस्ट करेंगी, हो सकता है आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद, बट करेंगी ही करेंगी। सो इफ़ वी स्टार्ट द प्रोसेस एट अर्ली एज, हम बीमारियों से दूर रहेंगे और एक हेल्दी लाइफ गुजार पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नजमुस साकिब थे आपके साथ। आपने डॉक्टर नजमुस साकिब से ब्लड प्रेशर को लेकर तमाम तफसीलात सुनी। डॉक्टर नजमुस साकिब एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जम्मू में इस समय बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनको आप तक पहुंचाने का मकसद ये कि ब्लड प्रेशर को लेकर अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है, या आपको महसूस नहीं हो रहा लेकिन आपको ब्लड प्रेशर है, तो ज़रूरी उसके लिए क्या कुछ है वो डॉक्टर साहब ने बता दिया। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ब्लड प्रेशर की कोई दिक्कत है तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप कभी भी डॉक्टर साहब के साथ संपर्क कर सकते हैं।